नमस्ते। आज एक दृष्टि से यदि हम देखें तो श्री अरविंद की यह लीला का, जिसको ट्रेडिशनली कहते हैं, वो अंतिम दृश्य, उसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो ये एक उनकी लीला का वास्तविक प्रारंभ अब होने वाला है। शरीर में रहते हुए श्री अरविंद ने बहुत कुछ किया और आज हम उस भाग को देखेंगे जिसके बारे में हम लोग सुनते आए हैं। योगा ऑफ द मैटर, योगा ऑफ बॉडी, फिजिकल योगा, सेलुलर योगा, ये सारे शब्द हम लोग सुनते आए हैं। तो पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लें, क्योंकि एक बेसिक भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि श्री माँ ने अपना शरीर रूपांतरित किया कि नहीं, तो इस पर हम लोगों के आगे के योग यात्रा पर असर पड़ता है। ऐसा कदापि नहीं है। पहली चीज़ है कि श्री माँ ने हुतादी को, नलिनीदा को, प्रणबदा को और अपने नोट्स में, इम्पर्सनल नोट्स में लिखा है कि यदि किसी कारणवश मुझे छोड़ना पड़े, यानी ये काम बीच में छोड़ना पड़े, काफ़ी पहले का ये नोट है, 57-58 या ऐसे कुछ है, तो भी मेरी चेतना और प्रेम ये यहाँ पर रहेगा, जो मैं स्थापित करके जाऊँगी आगे की यात्रा के लिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने श्री अरविंद के 5 दिसंबर के बाद जो उन्होंने कहा कि पूरी तरह वो यहाँ पर एक सक्रिय सत्ता के रूप में, पर्सनालिटी के रूप में विद्यमान है, जो तब तक धरती के साथ रहेगी जब तक उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता। तो हम ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि श्री माँ भी के साथ भी यही लागू होता है। तीसरा, कल हम लोगों ने जो कुछ एक अनुभव पढ़े, बड़े अद्भुत, श्री अरबिंदो ड्राइविंग द कार ऑफ द वर्ल्ड, श्री माँ पीछे बैठी हैं, और भी इस तरह का अनुभव है कार के साथ उनका अन्य जगत में। तो ये स्पष्ट है कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है, और भगवान जो संकल्प लेते हैं और बीड़ा उठाते हैं उसको वो आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो उस ओर से हमें निश्चिंत होना चाहिए। चौथी चीज़ है कि कई बार लोग कहते हैं लेकिन अब हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, अब हम पत्र नहीं लिख सकते हैं, उसके उत्तर नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ भी हमें स्पष्ट होना चाहिए कि श्री अरविंद की जो उन्होंने हमारे सामने प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है, उनकी जो वाणी है, केवल उनके वॉल्यूम्स को अगर हम देख लें, यदि हम उसको सारा पढ़ लें तो निश्चित रूप से या तो एक समग्र दृष्टि हो जाएगी कि जनरली उनकी बात का ड्रिफ्ट क्या है, जिससे हमारे लिए गाइडेंस का एक बेस बनेगा। दूसरा, यदि सच में हम प्रयत्न करके सारा पढ़ लें तो वो गाइडेंस बाय दैट टाइम निश्चित रूप से अंदर से आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सब हमारे पास हैं, जिनकी बात और हम कल करेंगे। कल एक अंतिम उपसंहार के रूप में सेशन होगा, आज 60th सेशन है, एक प्रकार का लास्ट, पर कल हम लोग उपसंहार के रूप में करेंगे कि अब हम यहाँ से आगे क्या करें। चौथी चीज़ है कि जब हम ये बात करते हैं बॉडी की, तो इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। श्री माँ जो अपने शरीर के ऊपर कर रही थी, या श्री अरविंद जो अपने शरीर के ऊपर प्रयोग कर रहे थे, इसको हम ले सकते हैं एज ए प्रोसेस या एंड पॉइंट। अगर हम श्री अरविंद के दृष्टि से देखें तो उन्होंने सदैव इसको प्रोसेस के रूप में लिया, यानी ये एक ऐसी उन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जड़ तत्व और ह्यूमन बॉडी के अंदर कि वो अब नहीं रुकने वाली है। यानी एक चेन रिएक्शन होते 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 कालांतर में एक न्यू बॉडी प्रकट होगी ही होगी। ये एक प्रोसेस के रूप में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल क्लियर होता है। और श्री माँ की बहुत जगह ये वाणी है कि 300 साल, 1000 वर्ष जो सुपरामेंटल बॉडी के आने की बात करती हैं वो, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने एक प्रोसेस इनिशिएट कर दी है मैटर के अंदर। और ये भी वो कहती है कि अब बात केवल ये नहीं है कि ये बॉडी, अब ये जहाँ भी कोई भी बॉडी है उसके अंदर ये शक्ति कार्य कर रही है जो थोड़ा भी रिसेप्टिव है। लेकिन माँ ये बताती हैं कि ये बॉडी इसलिए क्योंकि इसने इतने वर्ष इसके ऊपर तपस्या हुई है, साधना हुई है, तो इस पर जितना काम बढ़ाया जा सकता है, जितना अधिक, ताकि कालांतर में ये आसान बन सके, ये उनका प्रयास था। एक जगह माँ लिखती हैं, कहती हैं, जब डिसाइपल कहता है कि क्या ऐसा संभव नहीं है कि एक नया शरीर बन जाए और उसमें आप प्रवेश कर लें, तो माँ कहती है हाँ संभव है कि एक नया शरीर बन के मैं उसमें सीधा प्रवेश कर जाऊं। लेकिन वो कहती है लेकिन ये सेल्स जो है ना, उन्होंने इतनी मेरी सेवा की है, इतनी निष्ठा से वो खुल रही हैं, इतना सुंदर अद्भुत कार्य कर रही हैं, मैं इनको छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाऊं
तो यहाँ दिखाता है श्री माँ जो एक सेल्स को भी इसलिए नहीं छोड़ रही है क्योंकि उन्होंने सेवा की है, इस भाव से नहीं कि मेरा शरीर है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत पहले ये चीज़ समाप्त हो गई थी। उनका बॉडी एक पेडेस्टल था जिसके द्वारा वो एक नए शरीर का निर्माण कर रही थी। और जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा उसमें भी ये बड़ा स्पष्ट है कि वो उस बॉडी से ही निर्माण कर रही थी। वो सेल्स जो तैयार हो रही हैं न्यू कॉन्शियसनेस को धारण करने के लिए, उनको वो सेपरेट करती जा रही थी। और वो सेपरेटेड सेल्स सब एक नए शरीर का संयोजन कर रही थी। और अंत तक वो ये प्रयास कर रही थी कि जितनी मैक्सिमम सेल्स, यानी अगर हम एक काल्पनिक फिगर लें कि 1 बिलियन सेल्स हैं, बहुत अधिक होती हैं इससे कहीं ज़्यादा मनुष्य के शरीर में, तो लेट अस से कि 99.9 मिलियन सेल्स तो वो तैयार हो गई हैं एक नए बॉडी के बनने में, और वो शरीर बन गया है। इसकी बात हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद। और जो बाकी नहीं बन पाती हैं, चेंज नहीं हो पाती हैं, माँ उसको बोलती है रेसिड्यू। लेकिन वो रेसिड्यू भी वेस्ट नहीं जाता है। माँ बताती है कि या तो उनको डिफ्यूज कर दिया जाए या उसको रखा जाए ताकि उसके माध्यम से ये योग और ये ऊर्जा सारे संसार में विकीर्ण हो सके। तो हर दृष्टि से हम देखते हैं कि श्री माँ ने एक बहुत फुल प्रूफ काम किया है मनुष्य के लिए। इट डजेंट मैटर वो एंड पॉइंट को देखें, जब ऐसा प्रयास जो बिलियन ईयर्स में किसी ने कल्पना नहीं की, और शायद अगर हम ये प्रयास भगवान नहीं करते तो हम ना जाने हम लोग कितने मिलियन ईयर्स तक पीड़ा और यही शरीर और शरीर से जुड़ी हुई अज्ञान अचित अंधकार को झेलते हुए जाते। तो उस दृष्टि से देखें तो 1000 वर्ष भी लगता है कि पलक झपकते गुजरने वाली बात है। एक चीज़ यहाँ पर हम और ये बात स्पष्ट कर दें कि माँ ने भिन्न भिन्न टर्म्स यूज़ किए हैं और उनको हम थोड़ा थोड़ा लेते चलेंगे आज की तारीख में। एक जो उन्होंने शब्द यूज़ किया है वो है सेलुलर योगा। तो ये सेलुलर योगा क्या है? ये एक एक सेल्स के साथ सीमा का वार्तालाप है, और सीमा जानती है वो क्या कर रही है। वो कहती हैं कि तुम लोग इसको सेल्स को देख भी नहीं सकते क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है, मैं देख सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये दृष्टि है। अब अगर हम योग की कई सिद्धियों की बात करें तो एक योग सिद्धि मानी गई है जिसमें हम, और मैं स्वयं जानता हूँ ऐसे कुछ लोगों को, कि योग द्वारा एक सिद्धि प्राप्त होती है जिसके द्वारा आप अपनी एनाटॉमिकल ऑर्गन्स को देख सकते हो। तो माँ की तो फिर दृष्टि उससे कहीं आगे की दृष्टि है। तो वो एक एक सेल्स को देखकर वो बताती हैं कि तुम लोग इसके बारे में नहीं जान पाओगे क्योंकि सेल्स को ना तुम देख सकते हो ना अनुभव कर सकते हो। तुम उनके संयोजन से बने ऑर्गन्स को जान सकते हो, लेकिन सेल्स के अंदर एक माइंड भी है जो प्रोग्राम करता है सेल्स को एक तरह से चलने के लिए। और वो माइंड अनुभवों से, क्योंकि माइंड अज्ञान से बना है, इसीलिए जब लोग कहते हैं हमारा अनुभव, इस अनुभव का कोई मतलब नहीं है जो हम अज्ञान में अनुभव लेते हैं। जब लोग कहते हैं इट इज़ माई एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस क्या है? जो रिपीटेडली हम देखते हैं 1000 बार कि पत्थर सॉलिड है तो हम कहते हैं ये सॉलिड है, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि नहीं ये सॉलिड नहीं है। तो अब किस अनुभव को हम मानेंगे, अज्ञान की दृष्टि का या उसका? हम कह सकते हैं कि एक व्यवहारिक सत्य है, एक उसका आइडिएटिव सत्य है। तो स्टोन का व्यवहारिक सत्य है कि वो सॉलिड है, लेकिन स्टोन का आइडिएटिव सत्य है कि वो ऊर्जा है। तो ये दोनों सत्य एक साथ कार्य करते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके जो हमारे सेल्स के अंदर हैं जिनको हम नहीं देख पाते। जो व्यवहारिक सत्य है कि ये एक बॉडी का एक हिस्सा है, फिजिकल बॉडी में इसकी अनेक प्रोसेसेस हैं, वो मिल करके हर एक सेल अपनी अपनी काम करती है। लेकिन इसका एक दूसरा साइड है कि प्रत्येक सेल हैबिट, मैटर, माइंड, हैबिट के थ्रू सेल्स डेवलप हुई हैं, और उसमें एक हैबिट है उसकी मृत्यु की, एक हैबिट है एक समय के बाद जेनेटिक प्रोग्रामिंग के कारण डीजेनरेशन की। और माँ यहाँ तक कहती है कि सेल ही नहीं, मैटर को इतनी मार पड़ी है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ब्लोज के द्वारा कि वो ग्रेस में उसको विश्वास करना बड़ा कठिन है उसको, क्योंकि वो इतना कठोर सब्सटेंस है। तो उसको मोल्ड करने के लिए जो शक्तियाँ गई हैं, रुद्र की शक्तियाँ, वो बड़ी भयानक शक्तियाँ हैं, कठोर शक्तियाँ हैं। उन्होंने मैटर को मोल्ड किया है, लेकिन मैटर के अंदर एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड है, और उसको फेथ में बदलना, सेल्स के अंदर डिवाइन प्रेजेंस को लाना, उनको हैबिट की जगह, मेंटल सेलुलर माइंड की जगह एक नई चेतना से उनकी सारी हैबिट्स को अंडू करना, ये सारा काम सीमा कर रही थी। अब यहाँ पे वो बताती हैं, मैं जहाँ जहाँ से पढ़ूंगा थोड़ा सा रेफरेंस बताता जाऊँगा। ये
दी सुप्रीम, ये मोनादा की कन्वर्सेशन से सीमा के पास साथ, उससे हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। और यहाँ माँ बताती हैं पेज 41 पर, आई टेक अप वन सेल, इट इज ए वेरी स्मॉल सेल लाइक दिस, माइक्रोस्कोपिक, माँ बता रही हैं, विच वन कैनॉट सी विद द नेकेड आई, बट आई पजेस दैट पावर एंड दैट विजन। स्पष्ट कर रही हैं कि ये कोई काल्पनिक बात नहीं हो रही है। लाइक दिस आई टेक अप वन टाइनी लिटिल सेल, मैं एक छोटी सी कोशिका को, कोशाणु को उठाती हूं और फिर मैं उसको दिव्य चेतना की रूपांतरणकारी प्रकाश के प्रति खोलती जाती हूं। उसके बाद क्या करती है मां, खोल करके उसके अंदर में दिव्य जॉय और शांति को डालती जाती हूं। फिर मैं उसको दिव्य सत्ता की, दिव्य वास्तविकता, अस्तित्व की ल्यूमिनस पावर, प्रकाश में शक्ति से भरती जाती हूँ। लिटरली दे आर बीइंग चार्ज। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई भी सेल जो नॉर्मल बैटरी सेल है उसको हम लोग पहले इलेक्ट्रिकल चार्ज करते थे, अब सोलर चार्ज कर सकते हैं। उसी प्रकार की प्रोसेस है कि पहले ये सेल्स चार्ज होती थी मेंटल वाइटल एनर्जी से, लेकिन श्री माँ ने क्या किया था, मेंटल वाइटल एनर्जी को दूर कर दिया था। ये तीन माध्यम थे हमारे पास। एक तो फिजिकल चीज़ें, भोजन हम करते हैं, फिजिकल भोजन भी हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू वाइटल एनर्जी, तो उससे वो सेल्स चार्ज होती है फिजिकल। फिर वाइटल एनर्जी से डायरेक्टली जब कोई एक्साइटेड होता है या कोई मन का काम कर रहा होता है तो देखिए सेल्स कैसे चार्ज हो जाती हैं, वो भूख भूल जाता है आदमी, या कोई बहुत इंटरेस्ट की चीज़ कर रहा हो, मेंटल एनर्जी, तो इन चीज़ों से सेल्स चार्ज होती हैं, ये हम सब जानते हैं। अब एक नई ऊर्जा उसमें डाली जा रही है, स्पिरिचुअल एंड सुप्रामेंटल ऊर्जा। वो एक नया माध्यम है इनको चार्ज करने का। स्पिरिचुअल ऊर्जा की भी अनुभव कई लोगों को है कि जब वो कोई तीव्र अभिप्सा में होते हैं तो भोजन, भूख, प्यास अपने आप छूट जाता है। बट आई पजेस द पावर, देन इन इट आई इन्फ्यूज दिस इम्यूटेबल डिवाइन जॉय विद एन अनवेवरिंग पीस and I charge it with the luminous power of the divine reality. In this way, it becomes complete in all the aspects of the Lord. The light with His knowledge, the joy that brings the divine love, the peace with its perfect serenity, and the power to endure eternally until it dissolves itself in the supreme will. ये बात भी माँ बार बार करती हैं, जिसकी बात हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे. This is how I work. I continue to charge them in the same way, one cell after another. These cells vibrate and radiate with a resplendent consciousness. The ones that are ready, I collect them and keep them aside, and I observe the difference between those that are ready and the ones that I have not touched. ये एक्चुअली एक वैज्ञानिक शुड अंडरस्टैंड बेटर. अब वैज्ञानिक क्या करते हैं, जब सेल्स के ऊपर काम करते हैं तो वो देखते हैं, मान लीजिए कोई वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, 1940 की बात होगी. फ्लेमिंग जी थे, वो एक स्टेफलोकोकस का मोल्ड था, एक डिश में था कल्चर, वो चले गए, वो भूल गए उसको बंद करना, उसमें फंगस लग गई. तो उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, देखा जहाँ फंगस लगी थी वो पार्ट स्टेफलोकोकस मर गए. तो उन्होंने देखा कि ये फंगस के अंदर क्या था, तो क्या था उसके अंदर, पेनिसिलिन. वहाँ से पेनिसिलिन जो पहली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी पिछले शताब्दी में. तो कैसे ऑब्जर्व किया उन्होंने, वे सेल जो इसके प्रभाव में और वे नहीं है. अभी भी हम माइक्रोस्कोप में यही देखते हैं कि डिजीज सेल्स, उनके अंदर कुछ लक्षण होते हैं, और वे सेल जो हेल्दी सेल है. तो यदि हम फिजिकल डिफरेंसेस को देख सकते हैं, तो चूंकि हर चीज का एक फिजिकल कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक ऑकल्ट, एक साइकोलॉजिकल और एक स्पिरिचुअल कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो सेल्स के अंदर भी ये चारों लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं. और यदि किसी की दृष्टि है तो उनके स्पंदन को महसूस कर सकता है कि आर द सेल्स वाइब्रेटिंग विथ फियर. बॉडी के बारे में हम लोग इसको अनुभव कर सकते हैं. और आर दे फिल्ड विद ए ल्यूमिनस पीस एंड ट्रस्ट, आर दे फिल्ड विद द डिवाइन जॉय. तो ये एक प्रकार की अलग शोध है जो श्री माँ इन सेल्स पर कर रही हैं, अलग कर रही हैं. फिर वो देखती हैं इट इज सो डिफरेंट, सो अनरियल इन कंपैरिजन. जब वो कंपेयर करती हैं दोनों सेल्स को, जो रेडी हैं और जो तैयार नहीं है, प्रस्तुत नहीं है. एंड द अदर्स एक्सपीरियंस दिस स्टेट and the body smiles and has become conscious. The cells begin to realize the unity, and what is most astonishing is when I see the difference between the cells that are transformed and those that are not. It cannot be compared.
In the old cells, that is to say, those in which the past still persists, there is only a faint glow, a spark of the divine, क्योंकि वो सब जगह है. Whereas in the cells that are charged with the supramental consciousness, there is the perception of the ananda of the soul of matter, which is awakening after thousands of years from its torpors of inconscience. अब सीमा इसकी सीक्रेट भी बताती हैं कि वो सेल्स को क्या सिखा रही हैं. वो सेल्स को वही सिखा रही हैं जो वो हम सबको हर लेवल पे सिखाती हैं. In this state of receptivity, the body makes its perfect surrender and repeats, "Only what thou willest, Lord, what thou willest." एक शब्द माँ और यूज करती हैं, फिजिकल योगा. तो माँ बताती हैं फिजिकल योग क्या है. वो बताती हैं कि यदि हमको कहीं पर पेन हो रहा है तो नॉर्मली हमारी प्रतिक्रिया होती है, हम श्रिंक करते हैं, रिएक्ट करते हैं. तो माँ कहती है ये श्रिंकिंग जो है ये ईगो की रिस्पॉन्स है, या हम उससे दूर होना चाहते हैं. पेन किसको पसंद है, तो वो भी एक अलग रिस्पॉन्स है. उसमें भी हम पेन को तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अलग तरह का. लेकिन माँ कहती है इफ यू बिकम परफेक्टली इमोबाइल, और तुम पूरी तरह अपने शरीर को इंटरेस्ट कर दो डिवाइन को, एज दाउ विलेस्ट एज दाउ विलेस्ट, तो धीरे 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 उसके अंदर दिव्य चेतना कार्य करना प्रारंभ करती है. और माँ कहती है दिस इज फिजिकल योगा. तो एक कंक्रीट तरीका है इस फिजिकल योगा में पार्टिसिपेट करने का. जीवन में बहुत सारे अवसर आते हैं, लेकिन इसमें एक अंडरलाइंग वो होना चाहिए कि इट कैनॉट बी डन इफ देयर इज फियर. छोटा सा भी अगर फियर है कि इससे मुझे बैक्टीरिया वायरस ये सारे भय, तो वी कैनॉट डू. इनफैक्ट भय के साथ तो हम कोई भी योग नहीं कर सकते हैं. सेलुलर योगा तो बहुत दूर की बात है. लेकिन ये प्रोसेस है कि जिसमें हम इंटरेस्ट कर देते हैं कि चाहे जीवन होगा या मृत्यु होगी, हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, दोनों अवस्थाओं में देयर इज परफेक्ट इमोबिलिटी एंड सरेंडर. एक चीज ये बताती हैं जब वो फिजिकल योग की बात करती हैं. दूसरी चीज ये बताती हैं जब डिसाइपल कहता है कि माँ आप तो सेल्स के बारे में बता रही हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक हैं और हम नहीं देख सकते, आप देख सकती हैं, और आप बता रही हैं कि बड़ी कष्टकारी प्रोसेस है, बड़ी डिटेल प्रोसेस है, तो हम कैसे करेंगे इसको. माँ कहती नहीं नहीं नहीं, तुम्हें करने को मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि ये कष्ट का बीड़ा मैंने अपने ऊपर उठाया. कई बार एजेंडा में इसकी बात होती है जब माँ ये कहती हैं, एक स्थान पे वो कहती हैं कि इफ यू वांट दिस बॉडी टू बी डिजॉल्व्ड, आई एम फाइन विद इट. डिवाइन अपने ही उच्चतम स्व को कह रही हैं. बट इफ यू वांट इट टू कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू. तो उनको जो वाणी सुनाई देती है फिर से वही, बट यू हैव सेड यू विल कंटिन्यू वट एवर बी द सफरिंग. तो कहती हैं दैट्स वाई आई बेयर द इंटेंस सफरिंग. और वो सफरिंग इतनी पीड़ादायक है. लोगों को कोर्टयार्ड में सीमा की ध्वनि सुनाई देती थी. कभी कभी वो सिंगनी की तरह मेक मी वॉक, मेक मी वॉक. कभी कभी वो जो पीड़ा होती थी, माँ ने इस सब बताया हुआ है कि वो पीड़ा क्यों होती थी. एक प्रोसेस है इस योग में जिसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर. माँ को ये अलाउड नहीं है कि आप शरीर छोड़ के बाहर चले जाओ. वो तो शी कुड डू वेरी इजली, लेकिन उनको शरीर में रहना है, उसकी सारी पीड़ा को वहाँ रहते हुए ट्रांसम्यूट करना है. तो सीमा क्या कहती है कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर होता है तो एक एक ऑर्गन्स अपने कार्य को, वो जो नई चेतना, नए सेल्स से जो एक बॉडी बन रहा है, एक नया ऑर्गन है. जैसे हार्ट को हम लें तो हार्ट पंप करता है ब्लड. अब अगर हम उस हार्ट की जगह एक अलग सुपरमेंटल बॉडी का एक ऊर्जा विकीर्ण करने वाला, पूरे सुपरमेंटल बॉडी में भी एक क्षेत्र होगा जिसके थ्रू बॉडी के अंदर ऊर्जा जाएगी. तो जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो एक मोमेंट आएगा जब हार्ट रुकेगा. ये एक्चुअली इवन जब हार्ट के ऊपर ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो कुछ क्षणों के लिए हार्ट को रोका जाता है और एक हार्ट लंग मशीन होती है जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता है. या आप स्कूटर पे काम कर रहे हैं तो अगर आपको इंजन के ऊपर काम करना है तो आपको रोकना पड़ेगा. ये प्रोसेस है. तो जब ये होता था तो जो डॉक्टर्स थे उनको ये समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है. माँ का हृदय गति बंद हो गई, फिर अचानक चालू हुई, और माँ बताती है इट इज़ ए ट्रांसफर ऑफ पावर. तो हृदय का जब ट्रांसफर ऑफ पावर होता था तो फेंटिंग हो सकती, कुछ भी हो सकती, बिकॉज एक नया मोड काम करना प्रारंभ करना है. जैसे आप स्विच ऑन करते हैं ना, जब एक नॉर्मल मोड से जनरेटर मोड में इलेक्ट्रिसिटी के, तो कुछ सेकंड होते हैं जब आपकी लाइट जाती है,
फिर एक नया मोड टेक ओवर करता है। तो ये प्रोसेस बार बार हो रही थी। फिर जब आप जनरेटर से नॉर्मल में आएंगे तो कुछ क्षणों के लिए फिर से लाइट जाएगी और फिर से ये स्विच ऑन होगा। तो ये प्रोसेस को माँ परफेक्ट कर रही थी। और उसमें जो सबसे पेनफुल प्रोसेस है, जब हार्ट का ट्रांसफर है तो ये होता है, जब ब्रेन का ट्रांसफर होता है पावर का, तो कोऑर्डिनेशन के, मूवमेंट्स के कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तो ब्रेन मास्टर ऑर्गन है, जब एक नई चीज़ आ रही है तो अब उसको बॉडी को लेना है, बॉडी को अपने अधीन करना है, और बॉडी तैयार नहीं है क्योंकि वो ऊर्जा इतनी प्रचंड है। तो माँ बताती हैं एक जगह, इवन 63 का एक एक्सपीरियंस है उनका, 61 का भी है, 63 का भी है, और 67 का एक्सपीरियंस है सितंबर का, जो वो कहती इतना ट्रेमेंडस प्रेशर है सुपरामेंटल फोर्स का, वो पेनिट्रेट कर रही है बॉडी के अंदर, इतनी अद्भुत शक्ति, मेरा शरीर इसको बेयर नहीं कर पा रहा है। और सीमा का शरीर जो इतना तैयार हुआ है, तो फिर भी शी हैज टू बेयर इट। फिर थोड़ी देर बाद वो फोर्स विड्रॉ करती है। इसीलिए जो मैंने बात की जनरेटर और नॉर्मल लाइट, तो ये ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस एंड न्यू बॉडी, तो इन दोनों के बीच स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा था। माँ बताती, मैं यूज करती है वर्ड स्विच ऑन स्विच ऑफ फेनोमेना, कि ऐसा संभव है कि मैं यहाँ पूरा स्विच ऑफ करके एक नए बॉडी में प्रवेश कर जाऊँ एज ए स्विच ऑन। ये भी उन्होंने इसकी बात कही है। और इसी संदर्भ में बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पेनफुल मोमेंट होता है जब नर्व्स का ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम सबसे अधिक सेंसिटिव होता है। नर्वस सिस्टम वास्तव में ऑकल्ट दृष्टि से देखें तो ये वो सिस्टम है जो हमारे फिजिकल बॉडी को सटल बॉडी से कनेक्ट करता है। तो जब इसका ट्रांसफ़र होता है तो आप एक कल्पना करें कि नसों को अगर छीला जाए, तो नसों को छीला जाए तो कैसा महसूस होगा नर्व्स को, यानी जितना भी पेन स्किन में टचिंग में या कहीं पर भी, चाहे बाहर के टिश्यूज़ की है या अंदर की, पेन क्यों होता है? जब नर्वस सिस्टम, नर्व्स को टच किया जाता है। अगर नर्व्स को हम टच नहीं करें तो कोई पेन नहीं होगा। एनेस्थीसिया यही करता है। लेकिन यहाँ एनेस्थीसिया नहीं है, यहाँ पूरे नर्वस सिस्टम को छीला जा रहा है, और छील करके उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो सेल्स हैं, क्योंकि ये सेल्स पर काम हो रहा है, उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक नई चेतना में। हाउ पेनफुल इट मस्ट बी, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। हम लोग तो केवल वो दृश्य देखते हैं जब कर्ण अपने शरीर पर लगा हुआ बाहर का कवच छील रहा है, तो ये, और माँ ने क्या पीड़ा झेली होगी इस चीज़ में, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और किसके लिए? हम सब के लिए। उनके लिए बहुत आसान था किसी अन्य लोक में चले जाना। बॉडी की हम लोग बात करते हैं, योगी जानते हैं कि एक बॉडी नहीं होता है, हम बॉडी से केवल फिजिकल बॉडी समझते हैं। इवन पुराना योग तैत्रीय उपनिषद बताती है कि हमारे 5 शरीर हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो योगीज आर कॉन्शियस इन दैट। और श्री माँ श्री अरविंद तो जिन्होंने, माँ बताती है 12 बॉडीज, 12 शरीरों में वो सचेतन थी, तो उनके लिए तो बहुत आसान था कि ये योग को मैं नहीं करूँगी, कालांतर में मनुष्य को करने दो, मनुष्य को तो इससे गुजरना है, तो मैं तो सटल फिजिकल में जाकर के वो पूरी तरह गाइड कर सकती हैं। उनके लिए ये बिल्कुल संभव था कि वो सूक्ष्म जगत में किसी भी कोश में जाकर के स्थित हो जाएं और वहाँ से पूरे संसार को गाइड करती रहें। 1000 वर्ष बाद धीरे 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 मनुष्य प्रिपेयर हो, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती। अब कैसी प्रिपरेशन होती? अचानक ऐसी बीमारियां निकलनी शुरू हो जाती, क्योंकि जब ये ट्रांसफ़र होगा स्विच ऑन स्विच ऑफ फेनोमेना। लेकिन माँ ये नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कैंसर के बारे में भी बताती हैं एक जगह कि ये जो इंक्रीज है, क्योंकि एक प्रेशर पड़ रहा है इस पर एक रूपांतरणकारी शक्ति का, और सेल्स इसको समझ नहीं पा रही हैं, तो कई बार वो एबनॉर्मल वेज में रिएक्ट करती हैं। तो एक पूरा एक जगत है जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान जानता नहीं क्योंकि वो जानना नहीं चाहता। उसकी दृष्टि अभी केवल फिजिकल तक सीमित है, और ये ठीक है, उसको फिजिकल में काम करने देना चाहिए अपने ढंग से। लेकिन एक सच्चा वैज्ञानिक खुला रखता है अपने माइंड को कि और भी बहुत कुछ है। शेक्सपियर ने जैसे कहा, देयर इज मच मोर ऑन हेवन एंड अर्थ देन योर साइंस ड्रीम्स ऑफ होरेशियो। जो हम स्वप्न, हम कल्पना नहीं करते, सच्चा विज्ञान उस दिशा में आगे बढ़ करके एक नया द्वार खोलता है। तो ये कार्य सीमा कर रही थी कॉन्स्टेंटली न्यू बॉडी के ऊपर। अपने लिए नहीं वो न्यू बॉडी बनाना चाहती थी, वो एक साथ कई बॉडीज में प्रवेश कर सकती हैं और एक साथ कई लोगों के चेतना में प्रवेश कर सकती हैं, और कर रही हैं और काम कर रही हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि नाउ दिस इज नॉट माई बॉडी, इट कैन वर्क इन एनी बॉडी। फिर भी वो कहती हैं क्योंकि इसने इतना काम किया है तो मैं इसके ऊपर कर रही हूँ। तो ये हमको पूरी तरह स्मरण रखना चाहिए कि यदि माँ रूपांतरण योग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती, केवल सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद भी विड्रॉ कर लेती, तो भी रूपांतरण निश्चित था।
कालांतर में निश्चित था। अब हम लोग इस दिशा में कुछ एक चीजें पढ़ते चलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। एक जगह सीमा बताती हैं कि वो अपने नए शरीर को बनाती हैं, और ये वैसे मई 9, 1970 का है, बाद में हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। उनकी न्यू बॉडी बन गई है, तो अब वो चाहती हैं कि ये बॉडी सब लोगों के अंदर आए। इसीलिए जब सीमा ये कहती हैं कि तुम लोगों को ये काम नहीं करना है, तुम्हें मेरी तरफ खोल देना है, आई विल डू द वर्क, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारे लिए सरल हो जाए। तो डिसाइपल कहता है हमें क्या करना है, माँ कहती तुम्हें मेरी ओर खोल देना है। लेकिन ये भी तो सब लोग नहीं करेंगे। तो जो 58 में हुआ था वो माँ नेचर के साथ करती हैं, वो अपना नया शरीर बनाती हैं। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बट टू कट इट शॉर्ट, माँ एक नया शरीर बनाती हैं और प्रकृति के सामने उस शरीर को दिखाती हैं जो मटेरियल नेचर है। प्रकृति देखती है, कहती है तो बिल्कुल नया शरीर है, इसके अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है, इसके अंदर प्रोक्रिएशन जनन इंद्रिया नहीं है। तो वो देखती है। फिर थोड़ी देर बाद वो क्या करती है कि उस शरीर को अपनी ड्रेस पहना देती है। तो माँ बताती है कि प्रकृति ने स्वीकार कर लिया, इट वॉज एन एक्सपीरियंस। और वो पूरा कलर बताती हैं कि उस शरीर का क्या कलर होता है। और फिर वो बताती हैं कि वो प्रकृति उसको स्वीकार करती है। द रेस्ट ऑफ माई बॉडी ऑल्सो वोर ए फैब्रिक, नॉट ए फैब्रिक, इट वॉज समथिंग लाइक दैट, लाइक ए क्लोक, बट द मेन थिंग वॉज दिस नेचर ए लिटिल टॉलर देन माई बॉडी। तो वो नेचर को जब भी देखती थी, प्रकृति को इस तरह से देखती थी। फॉर ईयर्स एवरी टाइम आई हैव सीन नेचर, इट्स दिस पर्सन आई हैव सीन, टू मी फॉर ईयर्स शी हैज बीन नेचर, and it's not a relationship but like my mother who might be my sister or my sister who might be my mother, क्योंकि वो पुरानी पुरातन पुरुषो पुरानो, like that she is tall, a beautiful woman, Prakriti, and she is very simple and quite awesome, but with me like a little child. She went around with me and she said, see, I have put on your dress, I have put it on to tell you that it's accepted. I have put on your dress. मैंने स्वीकार कर लिया, अब आपने जो नई ड्रेस फैब्रिक के साथ बनाई है, मैंने इसको स्वीकार कर लिया है, मुझे अच्छी लग रही है ये। तो नेचर का स्वीकार करने का अर्थ है कि अब वो इसी दिशा में कार्य करेगी। इट्स लाइक अब वो प्रोडक्शन मैनेजर हैं जो आगे इस तरह की ड्रेस धीरे धीरे बनाएगी। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जनन इंद्रिय जो विमेन और मेन के जो प्रोट्रूडिंग पार्ट्स हैं, जो यूजलेस पार्ट्स हैं, वो अपने आप धीरे धीरे गिरते चले जाएंगे। दे विल, अब कुछ लोग रहेंगे जो ह्यूमन है या ह्यूमन एनिमल है, उनके लिए ये चीज़ें रहेंगी, परंतु एक लिंक स्पेसीज आएगी जिसके अंदर ये चीज़ें स्वतः समाप्त होंगी। फिर एक जगह में आप बताती हैं कि नाउ आई सी कि व्हाट विल मैनिफेस्ट इज द सुपरामेंटल बीइंग। तो माँ कहती हैं माइंड और इसका काम खत्म हो गया, अब ये साइकिक है जो प्रेसिपिटेट करेगा सुपरामेंटल बीइंग बन करके। ये भी वो स्पष्ट करती हैं। जब एक अमेरिकन डिसाइपल जिसका नाम दिया था माँ ने रिजुता, वो आती हैं, देखती हैं कि पूरा साइकिक कैसे इस बॉडी के से बड़ा है और वो झुका हुआ, और माँ बताती है ओ आई कुड सी वेरी क्लियरली ये साइकिक बीइंग है। जैसे साइकिक बीइंग ने अपने अंदर से मेंटल, वाइटल, फिजिकल इनको ऊर्जा को प्रकट किया था, अब वो अपने अंदर से सुपरामेंटल संभावना को प्रकट करेगा। सो नेचुरली लाइक द साइकिक इट विल बी इमॉर्टल। फिर एक the body is being taught to exist by the divine alone, to count on the divine for everything, absolutely everything without exception. There is even a pressure for, फिर वो आगे नहीं बताती हैं कि it is extraordinarily intense. When the physical gets converted, it will be something solid, unalterable and complete, and so concrete. The difference between being in the divine, existing only by him and for him, and then being in the, not in the ordinary consciousness, but just the human consciousness is so great that the one seems like death compared to the other. एक जगह सीमा बताती हैं कि मैं कई लोगों से मिलती हूँ जो ज़्यादा जीवित हैं
और कई लोग हैं जो जीवित हैं लेकिन मृत हैं, कई हैं जो जिनको हम कहते हैं कि मृत हैं लेकिन वो जीवित हैं। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव है, आई हैव अ फीलिंग आई एम बिकमिंग अनदर पर्सन। नो, नॉट जस्ट दैट, आई एम एंटरिंग अनदर वर्ल्ड, अनदर वे ऑफ बीइंग, which might be called a dangerous way of being in terms of the ordinary consciousness। अब ये दो चीजें साथ साथ चल रही हैं, रेस चल रही है। एक जगह माँ बताती हैं कि आई फील द टोटल हेल्पलेसनेस एंड पावरलेसनेस ऑफ ए चाइल्ड। अब क्या है वो अवस्था? वो है नए बॉडी का जस्ट नवजात जन्म, न्यू बॉडी का। तो वो अब ग्रो करेगा, तो पुराने बॉडी की अपनी चीजें, जैसी बात हुई कि एक नई मशीन है वो प्रारंभ होने वाली है, तो वो कैसी है? वो एकदम हेल्पलेस है। धीरे 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 वो इवॉल्व करेगी और अपने ढंग से कार्य करेगी। तो माँ बताती हैं उस अवस्था को डेंजरस बट वंडरफुल। दोनों चीजें एक साथ हैं। फर्स्ट, द बॉडी सबकॉन्शियंट इज इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, क्योंकि वो मृत्यु की लोक में चली गई थी 62 से, जहाँ सबकॉन्शियंट पे वो काम कर रही थी। एंड दैट इज लॉन्ग, आर्डुअस एंड पेनफुल बट मार्वेलस एज वेल। कुछ इस तरह की हम चीज़ें लें कि जो कोई नाली में जब उतरता है साफ करने के लिए, तो पहले क्या होता है? स्टेंच, गंदगी, दम घोटने वाला वातावरण, तो क्या है? वो डेंजरस है। जब साफ हो जाती है, जगह क्रिएट हो जाती है जहाँ बगीचा निकल सकता है, तो क्या है? वो मार्वेलस है। द फीलिंग दैट the relation between what we call life and what we call death is becoming more and more different। अब आगे वो जो कह रही है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका 17 नवंबर से 1973 से संबंध है। नॉट दैट डेथ डिसअपियर्स, माइंड यू, डेथ एज वी सी इट, एज वी नो इट, एंड इन रिलेशन टू लाइफ एज वी नो इट, दैट्स नॉट इट, नॉट इट एट ऑल। बोथ आर चेंजिंग इन टू समथिंग वी डोंट येट नो, which seems at once extremely dangerous and absolutely marvelous. Dangerous, the least mistake has catastrophic consequence, and marvelous। तो एकदम ये एक प्रोसेस है जिसमें मृत्यु भी एक पैसेज बन जाती है टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ द न्यू बॉडी। अब वो मृत्यु का ही रूप जो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, ए न्यू वे ऑफ डाइंग। फिर थोड़ा बहुत हम लोग इसमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत कुछ है, मैं केवल एक सिलेक्शन ले रहा हूं। ये सब हम लोगों ने इसकी बात कर ली, ये सब चलता है और इसके परिणाम स्वरूप जो घटना होने वाली है। एक उसके पहले एक चीज़ और जो बात हुई कि जो शरीर भूमि पर पड़ा था, जिसका 18 नवंबर की सुबह से 17 नवंबर रात को 7:25 पर, अच्छा माँ ने शरीर कैसे छोड़ा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो बिल्कुल क्लियर इंडिकेट करता है कि एक ट्रांसम्यूटेशन है, जिसकी बात जॉर्ज वैन रिकीम की बुक में बड़े सुंदर ढंग से, कि कैटरपिलर के वर्ल्ड से जब बटरफ्लाई निकल जाती है तो क्या छूट जाता है? प्यूपा। आप प्यूपा को कितना भी एनालाइज कीजिए, कैटरपिलर को कितना भी समझने की चेष्टा कीजिए कि इसमें बटरफ्लाई थी कहाँ, लेकिन थी। और जितना अधिक प्यूपा उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा था, उसका बाहरी खोल, उतना अधिक वो बटरफ्लाई के फॉर्मेशन में सहायता कर रहा था। और अचानक जब ये तितली निकल कर उड़ जाती है, तो जितना भी कैटरपिलर का संसार है वो ढूंढता रहे, एनालाइज करता रहे, वो क्या देखेगा? केवल खोल को देखेगा। क्योंकि तितली को समझने के लिए, यदि वो तितली को देखेगा भी तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये मेरी ही संभावना है, वो समझेगा कोई दूसरा जीव है, क्योंकि वो, हालांकि वो उससे निकली है। तो माँ इसको बता रही हैं 1 सितंबर 1971 को, आई हैव ए क्वियर फीलिंग दैट इट इज ए काइंड ऑफ एज दो द शेल और द बार्क ऑफ ट्रीज, द शेल ऑफ ए टॉर्टोइज वेर मेल्टिंग एंड द बॉडी इट सेल्फ इज नॉट लाइक दिस। उनका अपना शरीर कुछ और है, लेकिन वो बाहर की शेल है जो जैसे छाल होती है, हम जिससे समझते हैं कि ये पेड़ है, मान लीजिए वो छाल गिर जाए या टॉर्टोइज की शेल चली जाए, हम टॉर्टोइज को पहचानते हैं उसके ऊपर जो हम्प है, और वो अचानक गायब हो जाए,
तो हम उसको समझेंगे कि ये नया जीव है, उसको वो छोड़ करके कहीं चला जाए। तो माँ इस तरह की चीज़ बता रही हैं कि ये जो बाहर की जो चीज़ है जिसको हम कहते हैं बॉडी, ये केवल एक शेल है जो इनकॉन्शियंट ने फॉर्म की है, और हो सकता है कि उसका एक रेसिड्यू यहाँ छूट जाए। और माँ बताती है कि मैं श्रिंक करती जा रही हूँ फिजिकल बॉडी में। लोग देखते हैं, एक जगह कहती है कि मैं अपने नए शरीर में हूँ, और वो नए शरीर में क्या करती है माँ, वो नीचे आती हैं। ये 65 की बात है, यह शायद उससे 2 साल पहले की। वो नीचे आती हैं आश्रम में और कुछ चीज़ें बदल करके ऊपर जाती हैं, एकदम फिजिकल एक्सपेरिमेंट करती हैं उस नए शरीर में। माँ यहाँ सूक्ष्म लेवल की बात नहीं कर रही है ऑकल्टिज्म की। तो वो देखती हैं कि वो जो कुछ उन्होंने किया था वो रहता है, यानी वो कंक्रीट एक्शन होता है। कहती है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे वो प्रमाण चाहिए कि लोग भी देख करके इसको जान सकें। अब समस्या उनकी ये थी कि कोई इस चीज़ को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि मनुष्य की आंखें सीमित है। कहती है वो देखते हैं तो वो आश्चर्य करते हैं, लोग उनको दुविधा में पड़ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कुछ भी कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं जिस शरीर में हूँ बहुत सशक्त है, बहुत पावरफुल है, उसके अंदर पूरा ज्ञान है, पूरा आनंद है, लेकिन ये मैं किसी को दिखा नहीं पा रही हूँ। तो इसका कंटेक्स्ट ये है कि मुझे ये लगता है कि सीमा अपने नए शरीर में हैं, जो बटरफ्लाई की बात है और कैटरपिलर की। लेकिन मनुष्य को थोड़ी प्रगति करनी है। मे बी 200-300 साल बाद हम लोगों की, या शायद उससे पहले, हम लोगों की दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, हमारा शरीर इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि हम सीमा की इस देह को देख पाएंगे। और एक और प्रोसेस संभव है कि हम सब जो इस योग से जुड़े हैं, शरीर त्याग करने के बाद एक नया बॉडी फॉर्म हो रहा है सुपरामेंटल वर्ल्ड में, डायरेक्टली इन द सुपरामेंटल वे, जिसकी बात श्री अरविंद ने भी की है और सीमा ने भी बताई है। और वो बॉडीज फॉर्म हो रहे हैं जिसके अंदर हमारी सोल साइकिक बीइंग प्रवेश कर सकता है, और फिर वो डायरेक्टली सुपरामेंटल बॉडी धारण करके एक नई प्रजाति संसार में फैल सकती है, जिसका प्रभाव, जिसका एक्शन बहुत डिफरेंट होगा। हो सकता है कि मेंटल वर्ल्ड के लोग इसको समझ भी नहीं पाए, लेकिन उनकी उपस्थिति, वो जब चाहें एक भौतिक शरीर भी धारण कर लेंगे, जब चाहेंगे सुपरामेंटल शरीर धारण करेंगे, और उसके थ्रू वो कार्य करके पूरी सृष्टि को बदलेंगे। इसके कई प्रमाण भी हैं लोगों के अनुभवों में, जिसकी बात हम लोग कल करेंगे। फिर माँ बताती हैं कि इन ये सब अनुभव चलते रहते हैं। फिर एक एक्सपीरियंस होता है जिसमें वो बताती हैं कि आई फील लाइक ए बेबी, एकदम बच्चे की तरह, एकदम छोटी सी बच्ची, इस प्रकार का उनको भाव हो रहा है। लेकिन उसके फौरन बाद जो उनको एक्सपीरियंस होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब वो कह रही हैं कि मुझे एकदम बच्चे की तरह फील हो रहा है, उसके ही विद इन ए मंथ, 24 मार्च 1972 को माँ कहती हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग आई सॉ माई सेल्फ, माई बॉडी। आई डू नॉट नो वेदर इट इज द सुपरामेंटल बॉडी और ए बॉडी इन ट्रांजिशन। तो ये भी वो उस समय कहती हैं कि एकदम वैज्ञानिक की तरह वो कहती हैं कि मैंने देखा अपनी बॉडी को, वो हो सकता है कि ट्रांजिशनल बॉडी हो। ट्रांजिशनल बॉडी का मतलब ये है कि मनुष्य जैसे जैसे ट्रांजिशनल बॉडी रेडी होंगी, हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन वो ट्रांजिशनल बॉडी डेवलप करती हुई इवोल्यूशन के माध्यम से ठोसत्व को और घनत्व को धारण करती हुई सुपरामेंटल बॉडी के रूप में, फिजिकल बॉडी के रूप में प्रेसिपिटेट करेगी धरती के ऊपर, जो मोस्ट लाइकली ये प्रोसेस चल रही है। कब तक चलेगी वी डोंट नो, लेकिन ये बीइंग्स होंगे जो ट्रांजिशनल बॉडीज, कई ट्रांजिशनल बॉडीज आएंगी। माँ ये भी कहती हैं कि देयर में बी मेनी ट्रांजिशनल बॉडीज, एक के बाद एक इवॉल्व करता हुआ। इवॉल्व का यहाँ मतलब होगा, क्योंकि सुपर माइंड तो अपने आप में वो सुपरामेंटल बॉडी इज इवॉल्व, लेकिन वो अपने अंदर वो ठोस और घनत्व, ये दो चीज़ें करती हुई इस मानव चेतना की, मानव दृष्टि की सीमा में आ जाएगी। और शायद एक समय आएगा जब मनुष्य, जो साधारण मनुष्य हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते, वो कहेंगे अरे ये कौन है, ये डिफरेंट टाइप के बीइंग्स हैं, और वो डिफरेंट टाइप के बीइंग्स के साथ मनुष्य का एक संबंध जुड़ेगा। ये मेरा अपना ये एक इंट्यूशन कह लें या अनुभव कह लें, जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो माँ कहती हैं, आई डू नॉट नो वेदर इट्स द सुपरामेंटल बॉडी और ए बॉडी इन ट्रांजिशन, बट आई हैड ए बॉडी ऑल टुगेदर न्यू। पूरी तरह पूरा शरीर वो देख रही हैं जो नया है। इन द सेम सेंस दैट इट वॉज सेक्सलेस, इट वॉज नॉट ए वुमेन नॉर वॉज इट ए मैन, इट वॉज वेरी वाइट। सो
इट वॉज वेरी स्लिम. माँ कहती हैं ट्रूली ए हारमोनियस फॉर्म. तो ये फिर नेक्स्ट डे या कुछ दिनों बाद ये अनुभव है. 24 मार्च 1972, 25 मार्च 1972 को फिर वो डिसाइपल पूछता है कि माँ आपने वो नई बॉडी के बारे में बताया था, थोड़ा और बताइए. तो माँ कहती यस बट आई वॉज लाइक दैट, इट वॉज माई सेल्फ. आई डिड नॉट सी माई सेल्फ इन ए मिरर. यानी मैं ही वो थी. मैं ये नहीं कि अपने आप को बाहर देख रही थी, ये मेरा न्यू बॉडी था जिसमें मैं प्रवेश कर चुकी थी. आई सॉ माई सेल्फ लाइक दैट. आई वॉज लाइक दैट. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम. फिर वो वैज्ञानिक की तरह बता रही हैं कि सुबह के 4 बजे हुए थे और मेरे लिए बहुत नेचुरल था. मैं मिरर में नहीं देख रही थी, ये बिल्कुल नेचुरल था. आई रिमेंबर ओनली वॉट आई सॉ. मैंने जो देखा उसके बारे में मैं बता रही हूँ. और मैंने अपने ऊपर एक हल्का सा वेल भी लिया हुआ था. तो मैंने उस पूरे ट्रंक को देखा. क्योंकि देखिए अगर हम अपने शरीर में हम क्या नहीं देख सकते हैं मिरर में, हम क्या नहीं देख सकते हैं अपने आप, चेहरे को नहीं देख सकते हैं. हम अपने को वेस्ट के ये चेस्ट के नीचे देख सकते हैं. तो माँ वो देखती हैं. तो वो बताती हैं कि ऊपर उनके एक वेल था और वो क्या देख रही थी, फ्रॉम द चेस्ट टू द वेस्ट. तो वो देख रही हैं कि इट वॉज द ट्रंक दैट वॉज क्वाइट डिफरेंट एंड इट वॉज प्रेटी. इट वॉज ए फॉर्म वेरी वेरी स्लिम, वेरी स्लेंडर बट नॉट थिन. एंड द स्किन वॉज वेरी वाइट. पूरी फिर से वो विस्तार में बता रही हैं. बट नो सेक्स. यू कुड नॉट से नाइदर मैन नॉर वुमेन. सेक्स हैड डिसअपियर्ड. ऑल दैट, नथिंग. आई डू नॉट नो हाउ टू से इट. इट वॉज लाइक ए सेम्बलेंस बट हैड नो फॉर्म एट ऑल. यहां पर अपने छाती पर वो हाथ रख के कह रही है, वक्षस्थल पे, कि यहां पे भी कुछ नहीं था, केवल एक पूरा ल्यूमिनस बीइंग है. नॉट इवन एज मच एज मेन हैव. ए वेरी वाइट स्किन, ऑल वेरी इवन. फिर आगे बताती है नो बेली, सो टू से द स्टमक, नो स्टमक, ऑल दैट वॉज स्लिम. तो पूरा वो वर्णन करती हैं 25 मार्च 1972. और इसी के बाद से हम देखते हैं कि सीमा बहुत अधिक मिलती नहीं है लोगों से. धीरे 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 मार्च एंड के बाद उनका विड्रॉल शुरू होता है. मई में और भी अधिक होता है. और फिर भी वो 15 अगस्त को आती हैं टेरेस दर्शन के लिए. और जिन्होंने वो दर्शन किया वो बड़ा अद्भुत, जो डाउनपोर होती है जैसे ही माँ आती हैं, प्रणब दा उनको सहारा देकर लाते हैं. क्योंकि अब वो बॉडी तो केवल एक कंड्यूट थी. तो लेकिन इतना अद्भुत, फॉर्चुनेटली उसकी क्लिपिंग्स भी हैं लोगों के पास, और अद्भुत है वो दर्शन. फिर 2 अप्रैल 1972 को माँ बताती हैं, मैं 15 अगस्त 1973 की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये 2 अप्रैल 1972 को सीमा बताती हैं कि हम लोग यहाँ क्यों हैं. हम यहाँ पे वो कार्य करने के लिए आए हैं जो कभी नहीं हुआ. और वी हैव टू बी हीरोइक. इट इज़ द आवर टू बी हीरोइक. हीरोइज्म इज नॉट वॉट इट इज सेट टू बी. इट इज टू बिकम wholly unified, and the divine help will always be with those who have resolved to be heroic in full sincerity. तो माँ कहती हैं इसके लिए हमको अपने ईगो को कहना है कि तुम्हारा काल आ गया, अंत आ गया, तुम चले जाओ. फिर माँ सुप्रामेंटल जगत का प्रभाव बता रही हैं मैटर के ऊपर है कि वो मैटर को कंपेल कर रहा है भीतर जाने के लिए. ये हम लोग कल उपसंहार में पढ़ सकते हैं. 30 दिसंबर को जब डिसाइपल उनसे पूछता है, 30 दिसंबर 72 को, कि माँ आने वाले साल के लिए आप क्या देख रही हैं, तो बहुत सुंदर बात बताती हैं. थिंग्स हैव टेकन एन एक्सट्रीम फॉर्म, सो देयर इज एज इट वेयर एन अपलिफ्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स ए स्प्लेंडर ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल, एंड एट द सेम टाइम द फीलिंग दैट एट एनी मोमेंट वन मे डाई. फिर वो कहती नॉट डाई बट द बॉडी में बी डिजॉल्व्ड, एंड द टू एट द सेम टाइम फॉर्म ए कॉन्शियसनेस. ऑल द ओल्ड थिंग्स सीम्स प्योराइल, चाइल्डिश, अनकॉन्शियस. विद इन देयर इट इज ट्रेमेंडस एंड वंडरफुल. तो ये दोनों स्टेट एक साथ अनुभव कर रही हैं. एक जो पुराना जगत और पुराने जगत से चलने वाला शरीर और सारी चीज़ें हैं, और फिर वो फिर से वही प्रेयर
कि मेक मी वर्दी ऑफ नोइंग दी, मेक मी वर्दी ऑफ सर्विंग दी, मेक मी वर्दी ऑफ लिविंग दी। लास्ट जो उनका टेस्टिमोनियल है 10 मार्च 1973, जो डॉक्यूमेंटेड है, और एक है अप्रैल का, लेकिन 10 मार्च 1973 जो उनके कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 11 में है। All the while I have the feeling that I am a little baby who nestles within a divine consciousness, all embracing। सृष्टि का प्रारंभ एक नवजात शिशु से होता है। अगर हम विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भगवान एक छोटे से शिशु के रूप में एक पत्ते के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, और वहाँ से वो सारा विस्तार होता है। तो सुपरामेंटल बॉडी एक नई सृष्टि है। तो हम ये कह सकते हैं कि जगत जननी श्री माँ स्वयं एक छोटे शिशु के रूप में इस संसार जो फ्लड्स हैं उसके ऊपर एक पत्ता, एक लीफ ड्रिवन बाय द ब्रेथ ऑफ गॉड, उसके ऊपर वो प्रकट होती हैं, और अब वो संसार में एक नया विस्तार, एक सुपरामेंटल वर्ल्ड क्रिएट होने वाला है। इसके बाद श्री माँ किसी से मिलती नहीं थी, इंटरव्यू नहीं देती थी। कुछ एक लोगों से फिर भी उन्होंने करुणावश मिली, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरीज थे, कभी कभी आते थे, मिलती थी। ये उपक्रम चलता रहा। 15 अगस्त 1973 को उनका वो संस्मरणीय दर्शन रहा, अभूतपूर्व दर्शन। उसके बाद भी कुछ महीनों तक, 14 नवंबर तक सीमा उनको भोजन वगैरह, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम सब खत्म हो गया है, वो कुछ खा नहीं रही हैं, और उनको फोर्स किया जा रहा है कि नहीं तुम खाओ, माँ आप खाइए, आप खाइए। अब ये बड़ा मुश्किल था, कठिन था ये समझना कि उनके अंदर क्या हो रहा है। फिर वो 14 नवंबर 1973 को कहती हैं कि मेक मी वॉक। तो जब डिसाइपल प्रयास करते हैं उनको वॉक कराने का, तो शरीर बिल्कुल भिन्न है, ये एक बॉडी है और उनका एक नया बॉडी है। तो वो जब नहीं कर पाता है, गिरने लगता है, तो वो उनको वापस बेड पे सुला देते हैं। और डिसाइपल्स आपस में, प्रणब दा थे, चंपक लाल जी, वसुधा बहन चली गई थी, कुमुद बहन आ गई थी उस समय, तो द्युमन भाई, इन जिनके ऊपर हम लोग बिल्कुल किसी भी रूप में मिसट्रस्ट नहीं कर सकते कि इन्होंने जो किया होगा वो, और फिर सीमा की अपनी लीला है, उनको जो जो इंस्पिरेशन हुआ उसी हिसाब से वो कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा नहीं हम लोग नहीं ये करेंगे। तो जब माँ बाद में फिर कहती हैं 14 नवंबर को शाम को, तो वो लोग कुछ नहीं कहते हैं, वो बस चुप रहते हैं। तो फिर बताते हैं कि 15 नवंबर के बाद आंद्रे दा भी आते थे, उनके बेटे। तो 15 नवंबर के बाद बाहर से माँ कुछ नहीं कहती हैं एकदम बच्चे की तरह। फिर वो एकदम ध्यानस्थ रहती थी। किसी ने उनसे, माँ से पूछा था, यही कुछ महीनों की बात है, कि माँ आप सब समय आंखें बंद किए हुए क्या करती हो? कहती मैं क्या करूँ, अब मैं सब चीज़ें देख सकती हूँ आंखें बंद करके। तो आंखें बंद करके मैं सब देख सकती हूँ, मैं कान भी मेरे बंद हो जाए तो मैं सब सुन सकती हूँ। उसका भी उन्होंने प्रोसेस डिस्क्राइब किया है कि जब उनकी श्रवण इंद्रिय, उनकी चक्षु जब रूपांतरित हो रहे थे। ये सब बहुत कुछ है विस्तार से, जिसको हम लोग समय के अभाव में नहीं पढ़ सकते, लेकिन केवल एक टच किया है। 15 नवंबर से ये अवस्था होती है। 17 नवंबर को डिसाइपल्स को ऐसा लगता है कि मानो कोई समस्या है, तो डॉक्टर सन्याल आते हैं। वही डॉक्टर सन्याल जो श्री अरविंद के समय थे। कितना अद्भुत सौभाग्य है। तो वो माँ की पल्स देखते हैं और कहते हैं धीरे 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 माँ की पल्स फेड होती जाती है, और फिर एक समय आता है जब हृदय गति रुक जाती है। तो मेरा ये जो एज ए मेडिकल अगर मैं देखूं कि जो पल्स धीरे 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 फेंटली जा रही थी, इट इज़ लाइक मेडिकल, मतलब रोग की दृष्टि से नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी, कि धीरे धीरे जो लास्ट ट्रांसफर कर सकती थी वो सेल्स का, ऊर्जा का, सेल्स का न्यू बॉडी में, वो माँ कर रही थी। और फिर उसके बाद जितना हो सकता था हो गया, बाकी बॉडी श्रिंक होकर के यहाँ संसार में रह गई। जिन्होंने भी माँ का अंतिम दर्शन किया वो कहते हैं कि हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये श्री माँ की बॉडी है, क्योंकि उनकी वो बॉडी थी ही नहीं। और फिर 7:25 पर उन्होंने डिक्लेयर किया। लेकिन अब सीमा के साथ ऐसा होता था कि कई बार हृदय गति बंद होती थी और फिर वापस आ जाती थी। सीमा का ऐसा कहा भी था कि मुझे जल्दबाजी में शिफ्ट नहीं करना। तो अब डिसाइपल्स प्रतीक्षा करते रहे 7:25 से सुबह 2 बजे तक किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद आंद्रे दा आए, उनके बेटे नलनी दा आए,
द्युमन भाई आए, इन सब ने मिलकर निर्णय लिया कि नहीं, अब हमको अंतिम दर्शन के लिए तैयार करना चाहिए। तो उनके शरीर को स्नान दे करके एक गोल्डन साड़ी उसमें लपेट करके उनके शरीर को नीचे लाया गया। आई थिंक गोल्डन वाइट साड़ी थी। और फिर जब वो नीचे आई, लगता था वो बैठी हुई हैं एकदम छोटे से बच्चे की तरह। और 18 नवंबर को ये न्यूज़ गई और लोगों का फिर आने का तांता लगा। सुबह 4 बजे आश्रम के द्वार खोल दिए गए, 4 बजे शरीर को लाके ये सूचना थोड़ी बहुत तो मिली गई थी। तो जो दर्शन चलता रहा, अगेन डॉक्टर्स आए, उन्होंने देखा। 19 नवंबर को ये निर्णय लिया गया कि 20 को हमको शरीर को समाधिस्थ कर देना चाहिए। तो 20 नवंबर की सुबह 8 से 8:20 के बीच में शरीर को फिर वही रोजवुड कॉफिन में, जिसके अंदर सिल्वर लाइनिंग थी, और फिर बंद किया गया। ऊपर में सीमा का गोल्ड में सिंबल, और माँ ने जो जगह रखी थी सर्विस ट्री के नीचे और श्री अरविंद की समाधि के ऊपर, तो उसको खोली गई थी, तैयार कर दिया गया था, और फिर उनके शरीर को उसमें रख के वापस समाधि को सील किया गया। कितनी अद्भुत बात है कि हम लोग आज इस प्रकरण को स्वतः ही एक नेचुरल एंडिंग, जहाँ सर्विस ट्री दोबारा आता है, श्री माँ की सेवा में खड़ा हुआ। और आज 30 मई को सर्विस ट्री का भी जन्मदिन है। तो इसी तारीख को सर्विस ट्री का आरोपण हुआ था आश्रम के प्रांगण में, आई थिंक 1930, 30 मई 1930। और अब हम देखते हैं कि कैसे वो श्री माँ श्री अरविंद की सेवा में अपना नाम सार्थक कर रहा है। लेकिन एक अनुभव हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद शेष कल पर। यह अनुभव है 20 नवंबर का, और अमलदा की जो वाइफ थी ललिता दी, वो बैठ के रो रही हैं, कलप रही हैं, जहाँ पे मेडिटेशन हॉल है, जहाँ से श्री माँ के शरीर को ले जाया गया। ऑलरेडी शरीर को समाधिस्थ कर दिया गया है, और कह रही है ये क्या है, क्या डिवाइन की डिफीट है? इस तरह उस समय लोग पूछ रहे थे। आप तो मेरे हृदय का हृदय हो, मेरी एकमात्र गाइड और प्रोटेक्टर हो, आपके बिना अब जीवन का कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से वो ध्यानस्थ, ये मन में उनके सब विचार और उहापोह चल रही थी, और वो रो रही थी अंदर ही अंदर। फिर वो लिखती हैं, देन स्लोली यू अपीयर्ड। ये 20 नवंबर 1973 का अनुभव है। देन स्लोली यू अपीयर्ड, यू मतलब माँ, एज इफ फ्रॉम बिहाइंड अ वेल, यू वर क्लैड इन ए पेल गोल्ड रोब, you looked young and beautiful, radiant with a brilliant white light. That light was strongest round the head, circling it with an indescribable halo. It extended intensely down to the waist. Still lower, it was a little less bright. Actually वो शिमा की, जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी न्यू सुपरामेंटल बॉडी को, वो देख रही हैं। From your body it spread out to the whole world. Seeing me gaze at you in utter amazement, you smiled your sweet and loving smile and said, there is no defeat of the divine. This too is a triumph leading to glory. ये विजय है, तुम नहीं देख पा रही हो, लेकिन माँ डिक्लेयर कर रही हैं कि डिवाइन की डिफीट नहीं है, ये तो ग्लोरी का मोमेंट है। तो हम इसको कह सकते हैं महासमाधि दिवस, या हम इसको कह सकते हैं द डे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द डे ऑफ द न्यू बॉडी। ये हमारी दृष्टिकोण पर है। हम कह सकते हैं कि कैटरपिलर का शरीर वो यहाँ रह गया, हम यह कह सकते हैं कि एक नया शरीर बाहर प्रकट हो गया। आपने कहा, यू एडेड, आई हैव नॉट लेफ्ट यू एंड नेवर विल, फॉरगेट ईगो, गिव अप सेल्फ, live and work in harmony and unity for the divine. Then opening both your palms and interlacing your fingers, you finally said, and the advent will not be far. कि मैं बहुत करीब हूं तुम्हारे, कभी भी प्रकट हो सकती हूं। और इसी संबंध में नलनी दा ने एक मैसेज दिया था, वो भी बड़ा उल्लेखनीय है। उन्होंने ये मैसेज दिया था जब श्री माँ के रूपांतरण पर महाप्रयाण
एक भाषा है, रूपांतरण दूसरी भाषा है. स्वीट मदर, योर फिजिकल बॉडी बिलोंग टू द ओल्ड क्रिएशन बिकॉज यू वॉन्टेड टू बी वन विद योर चिल्ड्रेन. ये तो आपकी करुणा है, कृपा है कि आपने ये पुराना शरीर धारण किया था, क्योंकि आप प्रेम करती हो इस सृष्टि से. वो योर चिल्ड्रेन केवल हम नहीं हैं, कुछ विशेष लोग, सारी सृष्टि उनके शिशु है. यू वॉन्टेड दिस बॉडी टू अपहोल्ड द न्यू बॉडी. वो एक जैसे बनाया जाता है, एक मकान बनता है तो बाहर में एक स्कैफोल्डिंग बनाई जाती है, ढांचा. तो एक ढांचा था ताकि उसके अंदर से एक नया शरीर तैयार हो सके. यू वर बिल्डिंग अपॉन इट, अपहोल्ड द न्यू बॉडी, यू वर बिल्डिंग अपॉन इट, एंड इट गेव यू द सर्विस यू आस्क्ड ऑफ इट. You will come with your new body. Your children, your children's, the world's call and aspiration, love and consecration are laid at your feet in gratitude. Namaste.